आई तबाही के बाद ये देखने को मिल रहा है कि भारत ने भी यहाँ पर संवेदना तो व्यक्त की है, लेकिन भारत ने चाइना का नाम नहीं लिया। वहीं जो बहिष्कृत सरकार है इस वक्त तिब्बत की, उन्होंने क्यों कहा है कि ये कृत्रिम है, मैन मेड है, इंसानों के द्वारा किया गया है ये जो भूकंप आया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत चीज चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तिब्बत में पिछले 24 घंटे में 20 भूकंप आ चुके हैं। अलग अलग तीव्रता वाले ये भूकंप आए हैं और तिब्बत को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। और यहाँ पर तिब्बत को जो नुकसान हुआ है उसमें मरने वालों की संख्या अब 126 पहुंच चुकी है। मंगलवार को आए विनाशकारी भूकंप ने, खैर ये जो तिब्बत का इलाका है ना, भारत को कभी नहीं लगा कि चीन कभी हमला करेगा, लेकिन उसने किया। 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमला हुआ, जिसे 1962 के चीन भारत युद्ध के नाम से जाना जाता है। चीन द्वारा कभी हमला न किए जाने के विश्वास ने भारतीय सेना को तैयारी करने का मौका नहीं दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि 10,000 से 20,000 भारतीय सैनिकों और 80,000 चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध हो गया। लगभग 1 महीने तक युद्ध चला और 21 नवंबर को चीन द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद समाप्त हुआ। साल 1949 में भारत गणराज्य की स्वतंत्रता और पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन के साथ भारत सरकार की नीतियों में एक चीन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना था। जब चीन ने घोषणा की कि वो तिब्बत पर कब्जा करेगा, तो भारत ने तिब्बत मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव देते हुए विरोध पत्र भेजा। चीन किसी भी अन्य भारतीय गणराज्य की तुलना में अक्साई चीन सीमा पर सैनिकों की तैनाती करने में कहीं ज्यादा सक्रिय था। भारत चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर इतना चिंतित था कि उसने जापान के साथ शांति संधि के समापन के लिए एक सम्मेलन में भाग नहीं लिया, क्योंकि चीन को बुलाया नहीं गया था। भारत ने दुनिया से जुड़े मामलों में चीन का प्रतिनिधि बनने का भी प्रयास किया, क्योंकि चीन कई मुद्दों से अलग थलग। 1954 में चीन और भारत ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को समाप्त किया, जिसके तहत भारत ने चीन में तिब्बत में चीनी शासन को स्वीकार किया। ये वो समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। जुलाई 1954 में नेहरू ने एक ज्ञापन लिखकर भारत के मानचित्रों में संशोधन करने का निर्देश दिया था, ताकि सभी सीमाओं पर स्पष्ट सीमाएं दिखाई जा सके। हालांकि चीनी मानचित्रों में लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को चीनी दिखाया गया था। प्रश्न पूछे जाने पर उस समय पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रथम प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने उत्तर दिया था कि मानचित्रों में त्रुटियां थी। मार्च 1959 में दलाई लामा के भारत भाग जाने पर वहां मिले स्वागत से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शीर्ष नेता माओ त्से तुंग को अपमानित महसूस हुआ। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया जब माओ ने कहा कि तिब्बत में ल्हासा विद्रोह भारतीयों के कारण हुआ। तिब्बत पर अपने शासन के लिए भारत को खतरा मानने वाले चीन की धारणा भारत चीन युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक बन गई और 1962 की गर्मियों में भारत और चीन के बीच अलग अलग संघर्ष सैन्य घटनाएं भड़क उठी। 10 जुलाई को लगभग 350 चीनी सैनिकों ने चुशुल में एक भारतीय चौकी को घेर लिया और गोरखाओं को यह समझाने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया कि उन्हें भारत के लिए नहीं लड़ना चाहिए। अक्टूबर 1959 में कोंका दर्रे पर दोनों सेनाओं के बीच झड़प के बाद भारत को एहसास हुआ कि यह युद्ध के लिए तैयार नहीं था। उस झड़प में भारतीय पुलिस कर्मियों की जान गई थी। 20 अक्टूबर 1962 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में भारत पर आक्रमण किया और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में मैकमोहन रेखा के पार युद्ध शुरू होने तक भारतीय पक्ष को भरोसा था कि युद्ध शुरू नहीं होगा, इसलिए भारत ने बहुत कम तैयारी की। यह सोचकर भारत ने संघर्ष के क्षेत्र में सैनिक की केवल 2 डिवीजन को तैयार किया, जबकि चीनी सैनिकों ने 3 रेजिमेंट तैनात किए थे। चीनियों ने भारतीय टेलीफोन लाइनों को भी काट दिया, जिससे सैनिकों को अपने मुख्यालय से संपर्क करने से रोका जा सके। पहले दिन चीनी पैदल सेना ने पीछे से हमला किया। लगातार नुकसान ने भारतीय सैनिकों को भूटान भागने के लिए मजबूर कर दिया। 22 अक्टूबर को चीनियों ने एक झाड़ी में आग लगा दी, जिससे भारतीयों में बहुत भ्रम पैदा हो गया। लगभग 400 चीनी सैनिकों ने भारतीय स्थिति पर हमला किया। प्रारंभिक चीनी आक्रमण को भारतीय
भारतीय मोर्टार फायर द्वारा रोक दिया गया था। जब भारतीय सेना को पता चला कि चीनी सेना एक दर्रे में एकत्र हुई है तो उसने मोर्टार और मशीन गनों से गोलीबारी शुरू कर दी और लगभग 200 चीनी सैनिकों को मार गिराया। 26 अक्टूबर को 4 सिखों के एक गश्ती दल को घेर लिया गया। जब वे घेरा तोड़ने में असमर्थ थे तो एक भारतीय इकाई ने चुपके से चीनी सेना पर हमला किया और सिखों को मुक्त कराया। तो कुछ इस तरीके की कहानी हुई और उसके बाद ये देखने को मिला कि भारत को एक बड़ा झटका लगा। पर आज की डेट में भारत ने जब यहाँ पर संबोधन किया तो भारत ने क्या कहा, भारत ने यहाँ पर संवेदना व्यक्त की, लेकिन यहाँ भारत ने चाइना का नाम नहीं लिया, एक स्वायत्त रीजन कहा, जिसकी वजह से चर्चा हो रही है कि क्या भारत और चाइना के बीच में एक बार फिर से खटास शुरू हो गया है। तो आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज ये है कि आजकल ना भारत और चाइना के बीच में कई मुद्दों पर थोड़ी झड़प देखने को मिल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से चाइना एग्रीमेंट को मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक आर्टिकल जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो बहिष्कृत सरकार है उसके प्रवक्ता ने क्या कहा, उसके प्रवक्ता ने कहा कि ये सब कुछ जो मुद्दा हो रहा है, भूकंप वगैरह, ये इंसानों द्वारा किया गया है। यानी ये चाइना की तरफ ब्लेम कर रहे हैं। क्यों ब्लेम कर रहे हैं? इसलिए ब्लेम कर रहे हैं कि आज की डेट में तिब्बत के इलाके में चाइना कई तरह के काम कर रहा है, जैसे कि बांध बनाने का काम कर रहा है, कई मिनरल्स के उत्खनन का काम कर रहा है। ये सारी चीजें देखते हुए माना जा रहा है कि ये घटनाएं उसका परिणाम है। हालांकि यहाँ पर देखने को ये भी मिल रहा है कि चाइना और भी कई तरह की तैयारियां भी कर रहा है। एक आंकड़ा निकल कर आया है जिस आंकड़े में ये कहा गया है कि LAC पर भारत और चीन के बीच फिलहाल शांति की स्थापना जरूर हो गई है, लेकिन ड्रैगन लगातार युद्ध की तैयारियां कर रहा है और ऐसे कदम उठा रहा है जिससे युद्ध के दौरान उसे जबरदस्त फायदा होगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने सैनिकों को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिले इसकी व्यवस्था कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन को ऊंचाई वाले युद्ध में भारत पर रणनीतिक बढ़त दिलाने के लिए पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और चीन के कुछ हिस्सों में फैले काराकोरम पठार पर तैनात चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी झिंजियांग मिलिट्री कमांड के सैनिकों के लिए 20 किलोमीटर क्षेत्र में ऑक्सीजन आपूर्ति क्षेत्र बना रहा है। यानी इसके बनने के बाद चीनी सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि झिंजियांग मिलिट्री कमांड PLA के व्यापक पश्चिमी थिएटर कमांड का हिस्सा है जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ सीमाओं पर संभावित संघर्ष के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। 5380 मीटर की ऊंचाई पर तैनात झिंजियांग मिलिट्री कमांड के होटन मिलिट्री सब कमांड के सैनिक मैदानी इलाकों में उपलब्ध 40% से भी कम ऑक्सीजन सामग्री के साथ काम चलाते हैं। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया कि PLA ऑक्सीजन उत्पादन, केबिन दबाव वाले ऑक्सीजन कक्ष और पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर या व्यक्तिगत ऑक्सीजन जनरेटर के साथ सैनिकों को ज्यादा ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स में एक सैनिक के हवाले से कहा गया कि 2010 में 5वीं पीढ़ी के बैरकों को ऑक्सीजन सिस्टम से सुसज्जित किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित किया गया था कि सैनिक प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे ऑक्सीजन का सांस ले सके, जिससे उनके रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके बाद चीन ने लगातार इस सिस्टम में सुधार किया है, जिसमें हीटिंग, ह्यूमिडिफायर, ऑक्सीजन जनरेटर से सुसज्जित कई सारी चीजें लगाई है। कहा जा रहा है कि यहाँ हर तरह की तैयारियां चाइना कर रहा है और इसी वजह से भारत भरोसा भी नहीं कर रहा है। इसलिए भारत ने अपनी नीतियों में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है जो बहुत व्यापक हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।